Good morning. My name is Gaurav Singh Arora. I have done BTech in Electrical Engineering from NIT Kurukshetra. I passed out JEE in the year 2007 and thereby I got into college. Then in 2011 I started working for ABB, but because of some certain personal reasons I came back to my hometown. In 2012 I have been teaching chemistry since then. We run coaching at Satna, that's my native place, by the name of Exalt Academy, and we have been teaching since 2012 and we are producing results at Satna since 2015 consistently for these years, and I've been servicing my students over here in the Department of Chemistry. तो मेरे बच्चों को जिस टॉपिक में कई बार काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नाउ सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूँ। बेटा जब भी ये फंक्शनल ग्रुप हमको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन आई से ऑर्गेनिक कंपाउंड आई मीन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, अब कार्बन के कंपाउंड्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लग जाते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल बदल देते हैं, एंड दोज elements, those groups are called functional group क्योंकि वो कार्बन की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। अगर कार्बन की किसी भी चेन में ऑक्सीजन तक जाता है विद अ डबल बॉन्ड, सच अ ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। अक्सर आपने इसको ऐसा क्यों बनाया है, ट्रायंगुलर क्यों बनाया है, उसके लिए थोड़ा सा मैं BACPR थ्योरी का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। कार्बन एज वी ऑल नो आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। क्योंकि ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो मैं कहूंगा कि इसके पास बॉन्ड पेयर है 3, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो मैं कहूंगा लोन पेयर है 0 एंड वी गेट अ स्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू 3। इसका अर्थ ये हो गया कि एक सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द 3 लोग आके जुड़े हैं। अब किसी भी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 बॉन्ड पेयर्स आएंगे, अगर इसको आप स्वयं मान लीजिए कि आप बीच में खड़े हैं और आपके पास आपको 3 लोगों की लड़ाइयाँ रोकनी है और तीनों लोग इज ऑफ द सेम पार, ये सब बॉन्ड पेयर की ताकत, बॉन्ड पेयर रिडक्शंस बराबर है। तो ऑब्वियसली आप उनको बेस्ट पॉसिबल किस ओरिएंटेशन में जमा करोगे, आप उन्हें ट्रायंगुलर, एक को सामने एक को इधर एक को इधर, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेनर क्योंकि पूरी ज्योमेट्री प्लेन में आती है, हेंस द शेप इज ट्रायंगुलर। अब अगर मैं इसके पाई क्लाउड को आपको दिखाऊं तो मैं और करके इसको स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकता हूं कि ये सिग्मा बॉन्ड है और बेटा जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है जो कि इस कार्बोनाइल ग्रुप को ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घेर देता है। अब मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो आपको जेई में भी नीट में भी जो सबसे ज्यादा प्रतिशत क्वेश्चंस मिलते हैं वो ही मिलते हैं कि बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा इस टेक्निकली इन केमिस्ट्री टर्म एज डेल्टा नेगेटिव एंड देयरबाय कार्बन बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव में बच्चों अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव में अटैक करेगा जो पॉजिटिव से प्यार करता है। पॉजिटिव से प्यार करने वाला कहलाता क्या है? प्लस लविंग। प्लस लविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगर पॉजिटिव को प्यार करेगा तो बेटा उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल अटैक द कार्बोनाइल कार्बन एंड गिव्स अवे अ केमिकल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस को बच्चों, ऐसे मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। व्हाई? क्योंकि बेटा हर पाई बॉन्ड सिग्मा बनना चाहता है। रीजन भी सिग्मा ज्यादा स्टेबल होता है, जीवन में हर व्यक्ति स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाहता है। आफ्टर दिस इसके जो सबसे बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स के, नीट के, जेई के हिसाब से रिएक्शन होते हैं। मैं रिएक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहला that is reaction due to acidic alpha hydrogen atom। अब थोड़ा सा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप ले रहा हूं बच्चों जिसमें ये फ्री वैलेंसी से कुछ भी जुड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई अल्काइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो, एरोमेटिक रिंग हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए
और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए जिसे मैं बेस के साथ रिएक्ट करवा पाऊँ, अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को बच्चों, जिसको मैंने sp3 हाइड्राइड लिखा उसको मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूँ। ये जनरलाइज्ड पोजीशनिंग है कि फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाली पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं। उस अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कम से कम अगर एक हाइड्रोजन मौजूद हुआ और अगर धोखे से बेस आ गया, तो व्हाट इज बेस बच्चों? बेस एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन देती है, पर इलेक्ट्रॉन देती किसको है? ये इलेक्ट्रॉन देती है हाइड्रोजन को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है लेकिन अगर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, सच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज देन टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। शायद आपने देखा भी होगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में देने वाला व्यक्ति जब बेस की तरह बिहेव करता है तो एलिमिनेशन हो जाता है, और जब यही देने वाला व्यक्ति कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो फिलहाल मैं एक बेस की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बेस के डिमांड में होता ही है बेटा कि वो बेस आता है, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने योग्य बन जाता है। क्यों? ये हाइड्रोजन अगर H+ के फॉर्म में निकलेगा तो हमारे पास यहाँ क्रिएशन हो जाएगा एक कार्ब एनाइन का। दिस OH- will take away this H and with the release of water molecule हमें क्या मिलेगा, हम देखने का प्रयास करते हैं। इसको मैं दोबारा एक फ्री वैलेंसी बना रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये बाजू वाले अल्फा कार्बन के पास बच्चों, अब मैं दो हाइड्रोजन, ये बेसिक बात कर रहा हूँ, ये माइनस चार्ज आ गया तो ये बन गया एक कार्ब एनाइन, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड। अब बात आती है सर ये कार्ब एनाइन क्यों बनेगा? भाई ये बेस, ये तो सर हमने तो नहीं सुना कि कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले हाइड्रोजन के, तो ये कैसे हो रहा है सर? ये ऐसे हो रहा है बच्चों, ये जो कार्ब एनाइन बना, दिस कार्ब एनाइन इज फॉर्म बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अब सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या है? आपको देख लीजिए, कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है बच्चों। पाई सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा एटम जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर सकते हैं, और एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास। क्या ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? बिल्कुल, ऑक्सीजन बड़ी खुशी से इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा और ये बन जाएगा O-। अगर आप गौर करोगे बच्चों तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हम ईन कहते हैं, बाजू में ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेबल इनोलेट आयन, और ये इनोलेट आयन बनने के कारण कार्बोनाइल कंपाउंड्स कभी भी बेस की मौजूदगी में अगर अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तो देते हैं, और ऐसा एक कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कार्ब एनाइन के साथ हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, जेई में भी बहुत ज्यादा आता है, उसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब सर ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? आइए बच्चों इसे भी समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा, जैसे शायद आपने देखा भी होगा, मैं मानता हूं मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है। सर एसिटाल्डिहाइड क्या होता है बेटा? एसिटाल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसे IUPAC में कहते हैं इथेनॉल, बिकॉज ये अल्डिहाइड का फंक्शन होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे बेस की मौजूदगी में लेट्स से मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करा और मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट है A, मुझे एक IUPAC नहीं बताएगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। आइए इस कॉमन सेंस को इस जानकारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो मैं स्टेप 1 यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा, मैं ये कहूंगा कि बेस की मौजूदगी में अल्फा कार्बन, भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। कैसे? आइए मैं एक बार फिर आपके लिए फोटो बना दूं। ये हाइड्रोजन, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये H। जैसे ही बेस आएगा OH-, वो इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस कार्बन को, और फॉर्मेशन हो जाएगा कार्ब एनाइन का। ये कार्ब एनाइन के साथ हम थोड़ा सा आगे काम करने की प्रयास करते हैं। क्या करेंगे सर? माइनस किसको ढूंढेगा? प्लस को। सर हमने तो पढ़ा ही है कार्बोनाइल कंपाउंड वैसे भी न्यूक्लियोफाइल को कहता है कि ये न्यूक्लियोफाइल मेरे पास आओ, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, यही एल्डिहाइड का। अगर आप मान लीजिए एक बूंद भी एसिटाल्डिहाइड डालते हैं तो उस एक बूंद में पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मोल में होते हैं 6 × 10⁻23। तो मैं कहता हूँ एक बूंद भी अगर हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ
NaOH डाला, तो ये कंडेंसेशन है। ये होगा कि एक मॉलिक्यूल कहेगा अपने ही मॉलिक्यूल जो कि दूसरा मॉलिक्यूल ने माइनस बनाया था उसको कहेगा कि ए माइनस मेरे प्लस के पास आओ, और ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने का प्रयास करेंगे, फिर कंडेंसेशन होगा। अच्छा, the moment this minus charge will attack this carbon, the pi cloud will move towards oxygen, because oxygen is electronegative, it will also want the negative charge to move into itself. अच्छा, फोटो बनाते हैं सर। ये फोटो थोड़ा सा बेटा मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा, CH3, फिर बाजू में क्या है C, जिसके साथ क्या जुड़ा है H। Now this double bond with O will become O minus, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, ये अटैक कर दिया CH2 and then CH2। अब क्या होगा, अब बड़ा शानदार काम होने वाला है। अब मीडियम से, जो भी मीडियम में पानी होगा, उस पानी से कहा जाएगा, मैं पानी को ऐसे बनाता हूं अलग से, उस पानी को कहा जाएगा ये पानी तो मुझे अपना प्रोटॉन दो, और जो मैंने उधार दिया था OH माइनस वो मैं वापस कर दूं। अगर आप गौर करोगे स्टार्टिंग में OH माइनस ऐड हुआ था, लेकिन वो रिएक्टेंट नहीं है। NaOH is behaving as a catalyst, OH माइनस आया, OH माइनस को वापस कर दिया हमने। ये हाइड्रोजन अगर इसने गेन किया तो यहाँ पे फोटो पे गौर कीजिएगा बच्चों, दिस इज CH3, this is C, this is H, this becomes OH, then this is CH2 and then this is CH double bond। ऐसे प्रोडक्ट को जो कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बना है, इसे कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। अब सच्चाई ये है बेटा कि जब भी ये एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है। अगर आप गौर करोगे तो मैं एक बार फिर से आपके लिए एल्डोल प्रोडक्ट बना देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके लिए जगह बना दूँ। अगर आप गौर करोगे तो ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है बेटा, अगर इसको हल्का सा हीट मिल जाए तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आइए ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होता है अल्फा और बाजू वाला होता है बीटा, तो इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हिच इज एल्डोल। अभी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बच्चों अगर थोड़ा सा हमने हीट कर लिया तो बड़ी ही सुंदरता के साथ, बड़ी इच्छा के साथ ये डिहाइड्रेट करता है। कैसे सर, बीटा का OH और अल्फा का H, व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन, पानी जब होता नहीं है, पानी केमिकली बना है और निकला है, अगर मैं भीग जाऊं और सूखने का प्रयास करूं तो दैट इज ड्राइंग, लेकिन मैं पानी को केमिकली बनाऊं और हटाऊं, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद आप गौर कीजिएगा, दिस इज CH3, दिस इज CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा क्योंकि इसका OH और इसका H, दिस इज CH और यहाँ पे आ जाएगा CHO, E अल्फा E बीटा। एक्चुअली एल्डोल का लोग एक्चुअल प्रोडक्ट मानते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एंड दिस इज द प्रोडक्ट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू वेरी मच।